बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ पार्किंसन डिज़ीज़। पार्किंसन डिज़ीज़ के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे पहले, उसके बाद हम फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे। पार्किंसन डिज़ीज़ को समझने के लिए इनको जो पाथवेज़ हैं, सबसे पहले डायरेक्ट पाथवे, फिर इनडायरेक्ट पाथवे, फिर नाइग्रोस ट्राइएटल पाथवे। आई एम टेलिंग यू गाइस ब्रीफली, और फिर हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पार्किंसन डिजीज़ में जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, जो डोपामिन प्रोड्यूस करते हैं, जिनके न्यूरोट्रांसमीटर्स डोपामिन होते हैं, वो उनकी डिस्ट्रक्शन होती है। और हमारे पास ओवरऑल जो है डोपामिन की डेफिशिएंसी होती है। अब हम अगर इफ़ यू कैन रिकॉल, जब जब हम सिंथेसिस ऑफ नॉरेपिनेफ्रिन पढ़ रहे थे, तो वो भी न्यूरॉन के अंदर जो है डोपामिन बन रहे थे, और डोपामिन जा रहे थे वेसिकल्स के अंदर, और उन वेसिकल्स के अंदर डोपामिन कन्वर्ट हो रहे थे नॉरेपिनेफ्रिन को, ठीक है। तो डोपामिन, अगर हमारे पास डोपामिन की डेफिशिएंसी आती है, इट मीन्स कि हमारे पास नॉरेपिनेफ्रिन की भी डेफिशिएंसी आएगी। एंड अगेन इट मीन्स कि हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो आउटफ्लो है, या जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो अफेक्ट्स है वो नहीं होंगे, ठीक है। तो डिटेल में जो है हम डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स को देखेंगे, उनका जो एरिया है वो देखेंगे कि वहाँ पे किस तरह डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स किस तरह एक्ट करते हैं, किस तरह डोपामिन वहाँ पे रिलीज़ होते हैं, और नॉर्मली किस तरह एक्शंस होते हैं। और जब वो न्यूरॉन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स है, वो जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो फिर जो है क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। सो लेट्स गो, एक एक पाथवेज को देखते हैं। दिस इज़ अ टिपिकल डायग्राम ऑफ बेसल गैंग्लिया। और बेसल गैंग्लिया हमारे पास, इनका जो मेन फंक्शन है, इट मॉडिफाइज वॉलंटरी मूवमेंट्स। जो हम वॉलंटरी मूवमेंट करते हैं वो कौन कंट्रोल करता है? बेसल गैंग्लिया। अब बेसल गैंग्लिया में अगर आप लोग स्ट्रक्चर्स देखें, सबसे पहले ये हैं क्वाड्रेट न्यूक्लियस, ठीक है। क्वाड्रेट न्यूक्लियस है, और ये जो ऑरेंज कलर का है, दिस इज कॉल्ड पुटामेन। अगर हम दोनों को कंबाइन करें, क्वाड्रेट न्यूक्लियस को और पुटामेन को, तो दे फॉर्म अ कंबाइंड स्ट्रक्चर एंड दैट इज कॉल्ड स्ट्राइएटम। ये स्ट्रक्चर्स नहीं बनाते, ये दोनों दोनों के जो फाइबर्स होते हैं, वो दोनों मिलके किसी एक मखसूस स्ट्रक्चर्स को या लोकेशन को स्टिमुलेट करते हैं, एंड एज अ होल दे आर कॉल्ड स्ट्राइएटम, ठीक है। उसके बाद ये पिंक स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबस पेलाइडस, और उनके भी दो एरियाज होते हैं, एक एक्सटर्ना होता है और एक इंटरना होता है, ठीक है। अगर हम पुटामेन को कंबाइन करें ग्लोबस पेलाइडस के साथ, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। तो ऐसे एरियाज हैं ब्रेन में जिन पे इफेक्ट होता है या फंक्शन होता है क्वाड्रेट न्यूक्लियस का और पुटामेन का, तो फिर हम कहेंगे कि इस पे किसका एक्शन है? स्ट्राइएटम का है। ऐसे भी एरियाज हैं जिन पे एक्शन होता है पुटामेन का और ग्लोबस पिलाइडस का, मतलब कलेक्टिवली, तो वो हम कहेंगे कि लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस का फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ थैलेमस, ठीक है। और ये मैं अगर शॉर्टली बताऊं, तो यहाँ क्वाड्रेट से आते हैं फाइबर्स, इधर पुटामेन में आते हैं, ये ग्लोबस पेलाइडस में आते हैं, ग्लोबस पेलाइडस से फिर फाइबर्स जाते हैं थैलेमस में, थैलेमस से फिर जाते हैं फाइबर्स आपके वॉलंटरी मसल में, सॉरी, थैलेमस में जाते हैं, फिर कॉर्टेक्स में जाते हैं, और कॉर्टेक्स से फिर जाते हैं आपके वॉलंटरी मसल में। दिस इज़ अ जनरल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। जो हमारा मेन एरिया है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ सब्सटेंशिया नाइग्रा। पार्किंसन डिजीज़ में ये वाला एरिया सबसे ज़्यादा क्या होता है? इफेक्ट होता है, ये सब्सटेंशिया नाइग्रा, ठीक है। सब्सटेंशिया नाइग्रा ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो मैं ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए कि जितने भी फाइबर्स हैं, ये सारे इधर से क्वाड्रेट से पुटामेन से, तो
ग्लोबस पिलाइडस से, तो फिर ये जो है थैलेमस है, यहाँ पे सब थैलेमिक, ये ग्रीन कलर जो है फिफ्थ नंबर पे, दैट इज सब थैलेमिक न्यूक्लियस यहाँ पे लिखा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सब थैलेमिक न्यूक्लियस। सो दिस इज अ जनरल डायग्राम ऑफ सब बेसल गैंग्लिया, जो कि टिपिकली इन्वॉल्व होता है आपके वॉलंटरी मसल कंट्रोल में, ठीक है। आई होप दिस डायग्राम इज क्लियर, लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन। दिस इज क्वाड्रेट न्यूक्लियस, ओके, एंड दिस इज पुटामिन एंड दिस इज ग्लोबस पिलाइडिस। तीनों इन्वॉल्व होते हैं हमारे वॉलंटरी मसल में। ये इनिशियल स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। उसके बाद ये तीनों से सिग्नल्स जब पास होते हैं, जब इनके फाइबर्स इधर से पास होते हैं, तो नेक्स्ट फाइबर्स जाते हैं जी थैलेमस में, ठीक है। थैलेमस के बाद जाते हैं फिर फाइबर्स कॉर्टेक्स में, यहाँ पे जो है कॉर्टेक्स होती है, और फिर कॉर्टेक्स से जो फाइनल मोटर न्यूरॉन्स है वो जाते हैं आपके मसल सेल्स, जो वॉलंटरी मसल्स है उनको सप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इसको दोबारा डिवाइड करते हैं डायरेक्ट पाथवे में और इनडायरेक्ट पाथवे में, ठीक है। डायरेक्ट पाथवे आपके मसल्स पे किस तरह एक्ट करती है, और जो आपकी जो है क्या कहते हैं इनडायरेक्ट आपका जो पाथवे है वो किस तरह एक्ट करता है आपके मसल सेल पे। सो लेट्स टॉक अबाउट दोस पाथवेज। अच्छा, यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है, क्वाड्रेट न्यूक्लियस है और साथ में क्या है, पुटामेन है। टुगेदर दे मेक अ स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्राइएटम। और इस तरह पुटामेन है और ग्लोबस पिलाइडस है, दे फॉर्म लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज सब्सटेंशिया नाइग्रा, और सब्सटेंशिया नाइग्रा में दोबारा जोन होते हैं, दो दो जोन में डिवाइड करते हैं। ऊपर वाला जोन जो होता है दैट इज जोना कम्पैक्टा, इसको पार्स कम्पैक्टा भी कहते हैं, पार्स कॉम्पैक्टा भी कहते हैं। यहाँ से डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स निकलते हैं। दिस इज अ वी कैन से दिस इज अ होम ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स, इसलिए यहाँ पे स्टार भी बनाया हुआ है, ठीक है। एंड देन सेकंड वन इज जोना रेटिकुलरिस, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट एज फार एज पार्किंसन डिजीज इज कंसर्न, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ओके। जोना कॉम्पैक्टा। उसके बाद पाथवेज है, सबसे पहले डायरेक्ट पाथवे हैं जो कि हमारे पास मोटर एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, और इसको हम देखेंगे डायग्राम वाइज और मैकेनिज्म वाइज, हम देखेंगे कि किस तरह डायरेक्ट पाथवे जो है वो मोटर एक्टिविटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। उसके बाद इनडायरेक्ट पाथवे हैं। इनडायरेक्ट पाथवे हमारे पास डिक्रीज अनवांटेड मोटर एक्टिविटी, मतलब ये है कि डायरेक्ट आपके पास जो है डायरेक्ट पाथवे वो मोटर एक्टिविटी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। जो इनडायरेक्ट पाथवे हैं वो आपके पास जो है जो मोटर एक्टिविटी है ये डायरेक्ट पाथवे इंक्रीज कर रहा है और इनडायरेक्ट डिक्रीज, ओके। उसके बाद जो है नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ओके, दिस इज। अब अगर ये इम्पॉर्टेंट है तो हम ये दो क्यों पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? वो इसलिए कि जो नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे हैं इट मॉड्यूलेट्स डायरेक्ट इन इनडायरेक्ट पाथवेज, ठीक है। ये मर्जी नहीं है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे की, बल्कि नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे जो है वो इनकी जो जो हाँ न्यूरो ट्रांसमिशन है उनकी मॉड्यूलेशन जो है उनके लिए है नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे। तो आई होप अभी आप लोगों के लिए क्लियर होगा। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये आप लोगों को याद हो कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं पार्किंसन डिजीज़ में, ठीक है। सबसे पहले टिपिकल आप लोगों को बेसल गैंग्लिया के स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं लेकिन वो एट द मोमेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है। एज फॉर एज पार्किंसन डिजीज़ हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर्स है ये आप लोगों को याद आने चाहिए कि ये जो है इन्वॉल्व होते हैं पार्किंसन डिजीज़ में, ठीक है। उसके बाद ये पाथवेज आप लोगों को याद होने चाहिए कि कौन कौन से 3 पाथवेज जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। इन तीनों में से जो नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे के लिए भी ज़रूरी है कि आप लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवेज का पता हो, ठीक है। चलो डायरेक्ट पाथवे को देखते हैं। अच्छा,
डायरेक्ट पाथवे में क्या होता है कि जो कॉर्टेक्स है, लेट मी मेक द डायग्राम, वेट, अच्छा, जो डायरेक्ट पाथवे है उसमें हमने कहा कि इट इंक्रीज मोटर एक्टिविटी और मोटर पाथवे। वो कैसे? वो इस तरह कि यहाँ से न्यूरॉन आते हैं, एक न्यूरॉन आता है यहाँ से, सप्लाई करता है पुटामेन को, पुटामेन को भी और क्वाडेट को भी, ठीक है। और ये हमारे पास होते हैं ग्लूटामिनर्जिक। कौन से होते हैं? ग्लूटामिनर्जिक। ये ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं। ग्लूटामिनर्जिक का मतलब है कि ये ग्लूटामेट को रिलीज करते हैं। ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं? ये ग्लूटामेट को रिलीज करते हैं। अब ग्लूटामेट को जो रिसेप्टर्स है, या ग्लूटामेट जो है ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। प्लीज कीप इन माइंड कि ग्लूटामेट जो है इट इज एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो, सॉरी, तो यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है दिस इज ग्लूटामेट, ठीक है। अब ग्लूटामेट क्या करेगा कि क्वाडेट से, यहाँ ये जो क्वाडेट है यहाँ से न्यूरॉन्स, एक सेकेंड न्यूरॉन निकल रहा है। ये देखिए ये हमारे पास फर्स्ट न्यूरॉन हो गया, ठीक है। यहाँ से क्वाडेट से जब सेकेंड न्यूरॉन निकलेगा टुवर्ड ग्लोबस पिलाइडस इंटरना, यहाँ आएगा, ग्लोबस पिलाइडस इंटरना में आएगा। दिस न्यूरॉन इज गबर्जिक। गबर्जिक, गबर्जिक का मतलब है कि ये न्यूरॉन जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं। कौन सा? गाबा, ठीक है। गाबा इज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इस पे मैं पॉजिटिव साइन बना रहा हूँ ग्लूटामेट पे, क्योंकि ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। और गाबा जो है, गाबा पे मैं बना रहा हूँ माइनस साइन, बिकॉज इट इज़ अ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो ये गाबा, गबर्जिक न्यूरॉन जो है ये आगे इधर ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन जो है इधर आए, ग्लूटामेट को रिलीज़ किया। ग्लूटामेट जो है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, उसने यहाँ से जो सेकेंड न्यूरॉन निकलता है जो गबर्जिक न्यूरॉन है उसको स्टिमुलेट किया। अब गबर्जिक न्यूरॉन स्टिमुलेट हुआ और ये यहाँ पे ग्लोबस पिलाइडस इंटरना में यहाँ पे क्या रिलीज़ करेगा? न्यूरोट्रांसमीटर गाबा। अब ग्लोबस पिलाइडस इंटरना से फाइबर जाते हैं थैलेमस में, ठीक है। यहाँ से फाइबर जाएंगे थैलेमस में, और ये भी गबर्जिक होते हैं, ये भी गबर्जिक होते हैं। प्लीज फोकस। ये गबर्जिक न्यूरॉन जो हमारा था ये स्टिमुलेट हुआ था बिकॉज ऑफ ग्लूटामेट, और ये जब स्टिमुलेट हुआ उसने क्या किया? गाबा रिलीज किया। अब गाबा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो दूसरा ये जो थर्ड न्यूरॉन है जो हमारे पास गबर्जिक है इसको क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। क्या करेगा? इनहिबिट करेगा, ठीक है। गाबा किस तरह, शॉर्टकट बता देता हूँ, गाबा किस तरह इनहिबिशन करवाता है। गाबा सोडियम क्लोराइड एक चैनल होता है न्यूरॉन में, उसको स्टिमुलेट करते हैं। तो फिर सॉरी 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 सॉरी, नॉट सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, ठीक है। पोटाशियम क्लोराइड चैनल को स्टिमुलेट करते हैं और फिर पोटाशियम अंदर से बाहर की तरफ जाता है जो कि केटाइंस है, और क्लोराइड जो है वो, लेट मी मेक द डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेल, और यहाँ पे गाबा रिसेप्टर है, और वो इस तरह होता है जिस तरह हमने निकोटीन पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे गाबा रिसेप्टर है, यहाँ पे गाबा बाइंड हो गया। अब
पोटाशियम सेल के अंदर ज़्यादा है, वी ऑल नो अबाउट दैट। तो ये बाहर जाएंगे जो केटाइंस है। अब सेल के अंदर सेल इंट्रासेलुलरली जो है पॉजिटिव आयन जा रहे हैं बाहर की तरफ, तो सेल के अंदर पॉजिटिविटी कम होगी। दूसरी जानब अगर हम देखें तो क्या होगा, क्लोराइड अंदर आएगा जिस पे नेगेटिव चार्ज है। तो एक तो पोटाशियम के जाने से पॉजिटिविटी कम हो रही है, ऊपर से क्लोराइड जो कि एनाइन है वो भी आ रहे हैं अंदर और सेल को क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोनेगेटिव बना रहे हैं। और वी ऑल नो अबाउट दैट कि जब सेल एक्स्ट्रा नेगेटिव हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, तो फिर वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से भी नीचे चला जाता है। फॉर एग्जांपल दिस इज सेल, और ये हमने पढ़ा था आरएमपी, और ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। तो पोटाशियम के जाने से जो केटाइंस है, पोटाशियम के जाने से सेल के अंदर नेगेटिविटी आएगी, तो जो पोटेंशियल है वो फिर आएगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। लेकिन क्लोराइड के आने से जो कि माइनस चार्ज लेके आ रहा है, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से भी नीचे चला जाता है। अब इसको स्टिमुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, एंड दिस इज सिमिलर टू इनहिबिटेड सेल। और ये सेल एक मतलब जो है इनहिबिट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें दोबारा, ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन है, क्वाडेट में आया, क्वाडेट के अंदर जो है जो सेल बॉडी है गबर्जिक न्यूरॉन का वो स्टिमुलेट हुआ, तो हमारा ये गबर्जिक न्यूरॉन स्टिमुलेट हुआ। गबर्जिक न्यूरॉन ने गाबा रिलीज़ किया ग्लोबस पेलाइडस इंटरना में, यहाँ से एक थर्ड न्यूरॉन निकलता है थैलेमस की तरफ, वो स्टिमुलेट हुआ, वो भी गबर्जिक है। ये स्टिमुलेट हुआ, गबर्जिक यहाँ पे रिलीज़ हुआ, तो ये वाला ये गाबा जो है जो यहाँ पे रिलीज़ होता है, ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, सो इट विल इनहिबिट दिस थर्ड न्यूरॉन, ठीक है। अब ये जो इनहिबिट हुआ, जो थैलेमस के अंदर न्यूक्लियाई है वो फिर इनहिबिट नहीं होंगे, क्योंकि ये जो थर्ड न्यूरॉन है ये गाबा रिलीज़ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो सेकंड गबर्जिक न्यूरॉन है उसने गाबा रिलीज़ किया था, और वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, और उसने ये वाला फाइबर जो है ये इनहिबिट किया। अब ये जो है ये इन गाबा रिलीज़ नहीं करेगा बिकॉज ऑफ इनहिबिशन ऑफ दिस गाबा। तो यहाँ से फिर जो फाइबर जाते हैं वो फिर इनहिबिट नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे, स्टिमुलेटरी। और ये भी हमारे पास होते हैं जी गबर्जिक, ये भी हमारे पास होते हैं गबर्जिक। और गबर्जिक आप लोगों को पता है कि ग्लूटामेट को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे न्यूक्लियाई जो है जो इन्वॉल्व है वो स्टिमुलेट हो जाएंगे और फिर मसल सेल को सप्लाई करेंगे और स्टिमुलेट करेंगे, और इस तरह जो है आपका मसल फिर क्या होगा, आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। सो दिस इज़ डायरेक्ट पाथवे। आई नो कि ये डिफ़िकल्ट है और मुश्किल भी है, बट अगर आप लोग फोकस करें तो ये इजी भी है, ठीक है। एट द सेम टाइम ये हम यहाँ पे पढ़ा कि ग्लूट क्वाडेट में आता है, एट द सेम टाइम यही ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन जो है ये इधर पुटामिन में भी आता है, और यहाँ पे भी ग्लूटामेट को रिलीज़ करते हैं जो कि एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर है। पुटामिन से भी यहाँ जो है फाइबर जाते हैं ग्लोबस पेलाइटिस इंटरना में, और ये भी हमारे पास गबर्जिक होते हैं, गाबा रिलीज़ करते हैं, बाकी सेम पाथवे हैं, ठीक है। ये गाबा रिलीज़ यहाँ पे गाबा रिलीज़ करेंगे, और ये वाला गाबा इनहिबिट करेगा थर्ड न्यूरॉन को, इसको, और ये इनहिबिट होगा, तो फिर जो थैलेमस के सेल्स है वो इनहिबिट नहीं होंगे, तो फिर वो जो उससे आगे वाला न्यूरॉन जाता है फोर्थ वन, ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन है, वो स्टिमुलेट होगा, वो ग्लूटामेट यहाँ पे रिलीज़ करेगा, और ग्लूटामेट जब रिलीज़ करे तो यहाँ से भी एक्साइटेटरी पाथवे जाएंगे आपके मसल में, एंड eventually your muscle will be having contraction. This is how the direct pathway of your basal ganglia contract your voluntary muscle. अब आपके लिए बहुत इजी है, मतलब वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, वेट लिफ्ट कर रहे हो, या जानबूझ के मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बाइसेप ट्राइसेप जो है वो आप जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हो, तो फॉर यू इट इज़ वेरी मच इजी, बट दिस इज़ व्हाट द डायरेक्ट पाथवे वर्क्स फॉर यू टू कंट्रोल योर वॉलंटरी मसल्स, ठीक है। सो दिस इज़ डायरेक्ट पाथवे, आई होप इजी होगा। सी यहाँ पे डायरेक्ट पाथवे का
डायग्राम भी है। दिस इज़ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स यहाँ पर ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन है, फाइबर है, वो इधर सप्लाई कर रहे हैं क्वाड्रेट न्यूक्लियस को, ग्लूटामेट रिलीज़ कर रहे हैं। यहाँ पुटामिन को भी क्वाड्रेट सॉरी ग्लूटामेट रिलीज़ कर रहे हैं। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो ये गबर्जिक न्यूरॉन क्या होंगे, स्टिमुलेट होंगे। तो ये सेकंड न्यूरॉन जब स्टिमुलेट होंगे यहाँ पे गाबा रिलीज़ करेंगे ग्लोबस पैलिडस इंटरना में, और वो गाबा इनहिबिट करेगा इस थर्ड न्यूरॉन को, तो ये गबर्जिक न्यूरॉन इनहिबिट होगा। तो ये थैलेमस से के सेल बॉडीज़ है ये इनहिबिट नहीं होंगे बल्कि स्टिमुलेट होंगे, क्योंकि ये फाइबर इनहिबिट हुआ है। तो यहाँ से जो फाइबर जाते हैं ये स्टिमुलेट होंगे, ग्लूटामिनर्जिक फाइबर से यहाँ पे ग्लूटामेट रिलीज़ करते ये फाइबर स्टिमुलेट होंगे, मसल सेल स्टिमुलेट होंगे, एंड दिस विल इंक्रीज मोटर एक्टिविटी। ठीक है, सो ये डायरेक्ट पाथवे था। उसके बाद है हमारे पास इनडायरेक्ट पाथवे। इनडायरेक्ट पाथवे डिफ़िकल्ट नहीं है, बस उसमें जो है एक और चीज़ बीच में आ जाती है, सबथैलेमिक न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें क्या आता है, सबथैलेमिक न्यूक्लियस। अच्छा, यहाँ पे मैंने सबथैलेमिक न्यूक्लियस नहीं बनाया, लेट मी मेक इट, नॉट डिफ़िकल्ट जॉब। दिस इज सबथैलेमिक न्यूक्लियाई, लेट्स सपोज, सॉरी नॉट दिस वन, नॉट दिस वन। ठीक है, ये सबथैलेमिक न्यूक्लियस है, लेट मी लेबल इट। मैं इस चीज़ को लेबल कर रहा हूँ, सबथैलेमिक न्यूक्लियस। ठीक है, अच्छा, इसमें भी सेम पथवे हैं, बस सबथैलेमिक न्यूक्लियस जो है वो बीच में आ रहा है, बाकी सेम है। ठीक है, वही फाइबर्स है, कॉर्टेक्स से आ रहे हैं जी। शिट, कॉर्टेक्स से आ रहे हैं क्वाड्रेट में, ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन है, और जो है पुटामिन में। ठीक है, और ये क्या रिलीज़ कर रहे हैं, ग्लूटामेट, जो कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, ग्लूटामेट एक्साइटेटरी है। ठीक है, और क्वाड्रेट से भी जो सेकेंड न्यूरॉन निकलता है, अच्छा यहाँ पे सीन इज़ अ बिट डिफरेंट, ज़रा फोकस कीजिएगा। डायरेक्ट पथवे में हमने पढ़ा था कि जो सेकेंड न्यूरॉन है वो जाते हैं कहाँ पे, ग्लोबस पिलाइडस इंटरना में, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट पथवे में इस तरह नहीं है। ठीक है जी, उसमें यह है कि जो सेकेंड न्यूरॉन्स है वो हमारे जाते हैं एक्सटर्ना में। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट हो गए हैं, शिट, ये हमारे फर्स्ट न्यूरॉन है और ये हमारे सेकेंड है। इनडायरेक्ट पाथवे में जो सेकेंड न्यूरॉन है ये गबर्जिक न्यूरॉन है, गाबा रिलीज करते हैं, ये जाते हैं ग्लोबस पिलाइडस एक्सटर्ना में। ठीक है, यहाँ पे ग्लूटामेट रिलीज हुआ, ग्लूटामेट ने स्टिमुलेट किया ये सेकेंड न्यूरॉन गाबा न्यूरॉन को। अब ये दोनों न्यूरॉन जो है यहाँ पे ग्लोबस पिलाइडस एक्सटर्ना में गाबा रिलीज करेगा। अब यहाँ से जो भी न्यूरॉन निकलेगा, ठीक है, जो भी फाइबर निकलेगा वो इनहिबिट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है, गाबा रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो फाइबर्स निकलते हैं वो सीधा जाते हैं कहाँ पे, सबथैलेमिक न्यूक्लियस में। यहाँ से फाइबर जाता है सबथैलेमिक न्यूक्लियस में। ठीक है, और सबथैलेमिक न्यूक्लियस जो है, अच्छा, ये वाला न्यूरॉन भी जो है हमारे पास गबर्जिक है, ये भी गबर्जिक है, ये भी गबर्जिक है। अब इसने यहाँ पे गाबा रिलीज़ किया तो ये वाला फाइबर क्या होगा, इनहिबिट होगा, क्योंकि ये गाबा क्या करेगा, इस पे जो चैनल्स होंगे वो इस सेल को क्या करेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव करेंगे, तो ये वाला सेल जो है न्यूरोनल ये इनहिबिट होगा। ठीक है, अब सबथैलेमिक न्यूक्लियाई से जो फाइबर निकलेगा वो स्टिमुलेट होगा, क्योंकि ये इनहिबिट हुआ है। ठीक है, सबथैलेमिक न्यूक्लियस से फाइबर जाता है हमारे ग्लोबस इंटरना में, इधर
let me make it, this is first neuron, this is second, and this is third, this is fourth. ठीक है, बल्कि wait, let me make it like this. इससे निकलता है ये फर्स्ट न्यूरॉन, पहले इधर जाता है क्वाड्रेट में और पुटामेन में, ठीक है। और ये हमारे पास है फर्स्ट न्यूरॉन, ठीक है। और ये रिलीज़ करते हैं ग्लूटामेट जो कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। उसके बाद जो है फाइबर जाते हैं कहाँ पे, इंटरना की बजाय जाते हैं एक्सटर्ना में, और ये हमारे पास होते हैं गबर्जिक न्यूरॉन। लेट मी मेक इट ब्लैक, जो कि इनहिबिटरी लगेंगे, ठीक है। तो ये जाएंगे इधर, और ये हमारे पास है जी सेकेंड, लेकिन गबर्जिक इनहिबिटरी, ठीक है। जी स्टिमुलेटरी जो है ग्लूटामेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये गाबा को। अब यहाँ एक्सटर्नल से जो भी फाइबर्स निकलेंगे वो इनहिबिट होंगे, क्योंकि यहाँ पे गाबा रिलीज हो रहा है, तो नेक्स्ट जाने वाला फाइबर जो होगा थर्ड ऑर्डर वाला, वो क्या होगा, इनहिबिट होगा। और ये एक्सटर्नल से फाइबर्स कहाँ जाते हैं, सबथैलेमिक न्यूक्लियाई में, ठीक है। अब सबथैलेमिक न्यूक्लियाई में जो फाइबर जा रहा है दैट इज थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, तो ये इनहिबिट हो गया। अब सबथैलेमिक न्यूक्लियाई से जो फाइबर जाएंगे वो स्टिमुलेट होंगे। Unfortunately, that is glutaminergic neuron. दिस इज़ ग्लूटामिनर्जिक, और ये स्टिमुलेट होंगे। जब ये स्टिमुलेट होगा तो ये यहाँ पे क्या रिलीज़ करेगा, यहाँ पे को रिलीज़ करेगा। और फिर इंटरनल से जो फाइबर जाएंगे, देखिए इंटरनल से फाइबर्स यहाँ से निकल रहे थे कहाँ पे, थैलेमस की तरफ, ये फोर्थ है। और यहाँ से जो फाइबर निकलेगा थैलेमस न्यूक्लियाई की तरफ, एंड दैट इज़ गबर्जिक, ये फिफ्थ हो गया, ऐसा है, ठीक है। तो ये स्टिमुलेट होगा यहाँ पे, ये ग्लूटामेट ने यहाँ पे इसको स्टिमुलेट कर दिया है, तो ये यहाँ पे गाबा रिलीज़ करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जब गाबा रिलीज़ करेगा तो यहाँ जो सेल बॉडीज़ है ये क्या होंगे, ये इनहिबिट होंगे। तो यहाँ से जो फाइबर्स जाएंगे वो फिर इनहिब स्टिमुलेटरी इफेक्ट नहीं लेके जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमें पता है कि कौन से फाइबर्स निकलते हैं, यहाँ से जी निकलते हैं हमारे ग्लूटामिनर्जिक फाइबर्स टूवर्ड्स कॉर्टेक्स। तो ये हमारे पास क्या होंगे, इनहिबिट होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो गाबा रिलीज़ हो रहा है उसने उसके क्या क्या है, इनहिबिट किया। दिस इज सिक्स ऑर्डर न्यूरॉन, सिक्स, ठीक है। तो ये इनहिबिट हो गए, ये ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन हमारे यहाँ पे इनहिबिट हो गए, तो ये यहाँ पे ग्लूटामेट रिलीज़ नहीं होगा जो कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो यहाँ पे जो फाइबर्स यहाँ से मसल सेल की तरफ जाएंगे, यहाँ ये स्टिमुलेटरी नहीं होंगे बल्कि इनहिबिट होंगे, और इस तरह आपका मसल सेल स्टिमुलेट नहीं होगा, और फिर मसल सेल की कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज़ होगी, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी बल्कि डिक्रीज़ होगी, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ योर इनडायरेक्ट पाथवे इनहिबिट योर मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो शॉर्टली आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि आपका जो डायरेक्ट पाथवे है वो स्टिमुलेट करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन को, और आपका जो इनडायरेक्ट पाथवे है वो इनहिबिट करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन को। सो ये दो थे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पाथवे। ये आप लोगों के लिए अगर डिफ़िकल्ट है तो काइंडली एक 3-4 बार अगर आप लोग देख लेंगे तो ये फिर ईजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, चलिए ये इनडायरेक्ट पाथवे का डायग्राम है, ठीक है। ये कॉर्टेक्स है, यहाँ से फाइबर निकला है क्वाड्रेट में और पुटामेन में, ये दोनों जो है रिलीज़ कर रहे हैं यहाँ पे ग्लूटामेट, और ग्लूटामेट स्टिमुलेट करते हैं गबर्जिक न्यूरॉन को, और ये इंटरनस की बजाय एक्सटर्ना में आ रहा है। तो यहाँ पे जो है ये गाबा न्यूरॉन जब यहाँ पे स्टिमुलेट हो गए तो ये यहाँ पे गाबा रिलीज़ करेगा, तो यहाँ से एक्सटर्नल से फाइबर जो जाएगा सबथैलेमिक न्यूक्लियाई की तरफ वो इनहिबिट होगा।
तो ये वाला यहाँ पे क्या करेगा, गाबा रिलीज़ नहीं करेगा। तो सबथैलेमिक न्यूक्लियस से जो फाइबर जा रहा है इंटरना की तरफ वो स्टिमुलेट होगा, क्योंकि यहाँ पे गाबा रिलीज़ नहीं हो रहा है ताकि इसको इनहिबिट करे। सो ये स्टिमुलेट होगा और ये यहाँ पे ग्लूटामेट रिलीज़ करेगा। तो ग्लूटामेट एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो वो स्टिमुलेट करेगा इस गबर्जिक न्यूरॉन को जो कि इंटरना से जा रहा है थैलेमस की तरफ। तो ये स्टिमुलेट करके ये गाबा रिलीज़ करेगा थैलेमस के अंदर, और गाबा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो जो स्टिमुलेटरी या एक्साइटेटरी फाइबर जा रहे हैं थैलेमस से कॉर्टेक्स की तरफ, जो ग्लूटामिनर्जिक फाइबर है वो इनहिबिट होंगे, क्योंकि यहाँ पे गाबा रिलीज़ हो रहा है। तो ये इनहिबिट हो जाएंगे, तो यहाँ पे ग्लूटामेट रिलीज़ नहीं होगा। जब ग्लूटामेट रिलीज़ नहीं होगा तो यहाँ ये फाइबर जो जा रहे हैं मसल की तरफ ये इनहिबिट होंगे, और इस तरह आपकी जो मोटर एक्टिविटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो दिस इज़ इनडायरेक्ट पाथवे। ठीक है, उसके बाद है जी नाइग्रोस ट्राइएटल पाथवे। दिस इज़ अ बीट कॉम्प्लेक्स। ये क्या करते हैं, ये मॉड्यूलेट करते हैं आपके डायरेक्ट पाथवे को और इनडायरेक्ट पाथवे को, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है जी, इसको देखें ज़रा। इसमें यह है कि जो आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है वही ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन है, सप्लाई करते हैं क्वाड्रेट को। यहाँ पे ग्लूटामेट रिलीज़ करेगा और आपके ग्लूटामिन को यहाँ पे भी क्या करेगा, ग्लूटामेट रिलीज़ करेगा। उसके बाद ये गबर्जिक न्यूरॉन जो है ये स्टिमुलेट होंगे। ये अभी मैं डायरेक्ट पाथवे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये डायरेक्ट, फॉर एग्जांपल योर नाइग्रोस ट्राइएटल पाथवे इज गोइंग टू मॉड्यूलेट योर डायरेक्ट पाथवे, ओके। तो फिर क्या होगा, डायरेक्ट पाथवे में हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेट और पुटामेन से फाइबर जाते हैं कहाँ पे, इंटरना में। इनडायरेक्ट में पहले एक्सटर्ना में जाते हैं फिर इंटरना में, लेकिन डायरेक्ट में पहले क्वाड्रेट और पुटामेन से फाइबर जाते हैं कहाँ पे, इंटरना में। तो यहाँ से फाइबर जाएंगे गबर्जिक फाइबर्स, वो स्टिमुलेट होंगे यहाँ पे आएंगे। ठीक है जी, और ये फाइबर्स इंटरना में क्या रिलीज़ करेंगे, गाबा रिलीज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ से भी जो है फाइबर जा रहे थे इंटरना से थैलेमस की तरफ, और ये भी गबर्जिक थे। ठीक है, तो ये वाले तो इनहिबिट होंगे क्योंकि ये फाइबर्स जो है स्टिमुलेट हुए थे ग्लूटामेट की वजह से। तो इन फाइबर्स ने यहाँ पे गाबा रिलीज़ किया। गाबा ने इस थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो है जो इंटरना से जा रहा है थैलेमस की तरफ, ये फिर इनहिबिट होगा, और ये यहाँ पे गाबा रिलीज़ नहीं करेगा। तो गाबा रिलीज़ नहीं करेगा तो यहाँ से जो फाइबर्स निकलेंगे वो स्टिमुलेट होंगे, क्योंकि गाबा नहीं है तो इनहिबिशन नहीं होगी, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली स्टिमुलेशन होगी। तो यहाँ से जो फाइबर्स निकलेंगे वो फिर स्टिमुलेटरी होंगे। यहाँ से जो फाइबर जाते हैं वो कौन से, ग्लूटामिनर्जिक फाइबर्स है। ठीक है, वो स्टिमुलेट होंगे, वो यहाँ पे ग्लूटामेट रिलीज़ करेंगे यहाँ पे कॉर्टेक्स के अंदर, और यहाँ से फिर फाइबर जो जाते हैं वो फिर क्या होंगे, स्टिमुलेट होंगे और आपके मसल सेल को स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो पार्स कम्पेक्टा है उसका क्या रोल है कि एट द सेम टाइम आपका जो पार्स कम्पेक्टा है वो भी फाइबर्स भेजता है। देखें वो कौन से फाइबर्स भेजते हैं। पार्स कम्पेक्टा जो है वो एट द सेम टाइम जो पुटामेन है, पुटामेन के अंदर भी फाइबर भेज रहा है और क्वाड्रेट की तरफ भी भेज रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये भी क्या कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं इस न्यूरॉन को, जो है क्या कहते हैं, गबर्जिक न्यूरॉन यहाँ से जो निकल रहे हैं। जिस तरह फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन इसको स्टिमुलेट कर रहे हैं इस तरह ये भी स्टिमुलेट कर रहे हैं। ठीक है, ये पार्स कम्पेक्टर से जो फाइबर्स आ रहे हैं, अब पार्स कम्पेक्टर से यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, दिस थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दिस थिंग शुड बी इन आवर माइंड्स, कि ये जो फाइबर्स निकल रहे हैं पार्स कम्पेक्टर से ये डोपामिनर्जिक फाइबर्स है। ये क्या है, डोपामिनर्जिक। ये जी है आपके पास डोपामिनर्जिक फाइबर्स। ठीक है, ये डोपामिन रिलीज़ करते हैं और इनके रिसेप्टर्स यहाँ पे जो होते हैं
डोपामिन रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ पे D2 रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है जी, तो इनकी लाइक ये डोपामिन ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन, ये डोपामिनर्जिक न्यूरॉन जो है ये भी यहाँ पे स्टिमुलेट करते हैं किसको, आपके गाबार्जिक न्यूरॉन्स को। फिर वही सेम पाथवे है, एट द एंड आपके जो मसल सेल्स है वो स्टिमुलेट होते हैं और आपकी जो मसल कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। दिस इज़ हाउ यूर नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे कंट्रीब्यूट। यहाँ से देखिए, यहाँ नाइग्रो सब्सटेंशिया नाइग्रा जो है वो कहते हैं कि ठीक है ये सारा कुछ हो रहा है तो मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करता हूँ, मैं भी अपने फाइबर्स भेज देता हूँ ताकि कॉन्ट्रैक्शन मज़ीद बेहतर हो, ताकि कॉन्ट्रैक्शन की क्या हो, मज़ीद इनमें वीकेंड से बेहतरी है। अगर किसी एक इंडिविजुअल है उसकी मसल कॉन्ट्रैक्शन सही नहीं है तो पार्स कंट्रैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं टू हैविंग गुड मसल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ठीक है, उसके बाद है जी नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे मॉड्यूलेट इनडायरेक्ट पाथवे। अच्छा, ये हैं डायरेक्ट पाथवे, ये देखें यहाँ से फाइबर्स आ रहे हैं, कोडेट वही सेम पाथवे हैं। सब्सटेंशिया नाइग्रा जो जोनो कम्पेक्टा है या पार्स कम्पेक्टा है वो भी डोपामिनर्जिक फाइबर सेंड कर रहे हैं और वही फाइबर वही न्यूक्लिया स्टिमुलेट कर रहे हैं जो आपका ग्लूटामिनर्जिक फाइबर स्टिमुलेट कर रहे हैं। एंड द रेस्ट pathway is same and you guys can understand, rest pathway is same and you guys can understand this. Okay, ओके जी, नेक्स्ट। अच्छा, उसके बाद है इनडायरेक्ट पाथवे। इनडायरेक्ट पाथवे का डायग्राम नहीं बना है, डायरेक्ट डायग्राम है, उसको देखते हैं। लेट मी मेक इट जूम अ बिट। ठीक है, इनडायरेक्ट पाथवे को किस तरह मॉड्यूलेट कर रहा है कि वही सेम फाइबर आ रहे हैं कॉर्टेक्स से कोडेट की तरफ, ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन ग्लूटामेट को रिलीज कर रहे हैं और स्टिमुलेट कर रहे हैं गबर्जिक न्यूरॉन के क्या सेल बॉडी को, और पुटामेन में भी यहाँ पे गबर्जिक न्यूरॉन के सेल बॉडी को स्टिमुलेट करेंगे और ये फिर आगे जाके एक्सटर्नल में जाएंगे पहले और वहाँ पे गाबा रिलीज करेंगे। ठीक है, उसके बाद फाइबर जाते हैं सब थैलेमिक न्यूक्लियस में। अब देखिए यहाँ पे गाबा रिलीज हुआ ना, तो ये वाला गाबा ये थर्ड न्यूरॉन जो है ये इनहिबिट करेगा, तो सब थैलेमिक में जाएगा। यहाँ पे गाबा रिलीज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे गाबा रिलीज नहीं होगा और उसके बाद जो है ये वाला फाइबर स्टिमुलेट होगा और ये गाबा रिलीज करेगा यहाँ पे। ठीक है, इंटरना में। और जब यहाँ पे गाबा रिलीज करेगा तो ये वाला फाइबर इनहिबिट होगा गाबा की वजह से, तो ये यहाँ पे गाबा रिलीज नहीं करेगा क्योंकि इनहिबिट हो गया यहाँ पे। तो ये यहाँ से जो फाइबर निकलते ग्लूटामिनर्जिक फाइबर वो स्टिमुलेट होंगे और इस तरह आपकी मोटर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ये वही इनडायरेक्ट पाथवे। हाउ नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे कंट्रीब्यूट टू दिस इनडायरेक्ट पाथवे, कि यहाँ से डोपामिनर्जिक फाइबर जाते हैं आपके क्वाडेट में और आपके उसमें पुटामेन में। ठीक है, और यहाँ पे इसी न्यूरॉन्स को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो D2 रिसेप्टर है D2G इनहिबिटरी है। ठीक है, तो अप टू सम हाउ इनहिबिशन भी आ जाता है, लेकिन एज अ होल यहाँ पे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन है। ठीक है, और इस तरह जो है सॉरी गबर्जिक न्यूरॉन है, यहाँ पे गाबा रिलीज हो रहा है। तो इस तरह जो है यहाँ इस सारा पाथवे जो है आगे प्रोसीड करता है। ठीक है, लेकिन रूल यहाँ पे सबका जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पे डोपामिनर्जिक है। ठीक है, ये मॉड्यूलेशन होती है। ठीक है, यहाँ पे डोपामीन की वजह से। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अच्छा ये हमने पढ़ लिया है क्या कहते हैं ये वाले। इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ कि जो हमारा सब्सटेंशिया नाइग्रा है ये हमारे साथ पार्किंसन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जो स्ट्राइएटम है अगर यहाँ पे क्या हो, मसला हो, तो हमारे पास आता है हंटिंगटन्स डिजीज़। ठीक है, और अगर सब थैलेमिक न्यूक्लियाई में मसला हो तो हमारे पास डिजीज़ होता है हेमीबिलिस्मस। ठीक है,
अगर स्ट्राइएटम भी इन्वॉल्व हो और ग्लोबस पिलाइटिस इंटरनस भी इन्वॉल्व हो तो वो विल्सन डिजीज़ है, विल्सन डिजीज़ में होता है। विल्सन डिजीज़ में यह है कि कॉपर एकमुलेशन होती है लीवर के अंदर और इस तरह फिर जो है न्यूरोलॉजिकल फीचर्स भी आते हैं। तो स्ट्राइएटम और साथ में ग्लोबस पिलाइटिस इंटरना जो है वहाँ पे जो है मसला होता है, तो वो आपके पास आता है विल्सन डिजीज़ में। ठीक है, चले जी। तो ये था हमारा ब्रीफ फिजियोलॉजी ऑफ बेसल गैंग्लिया, और उसमें हमने डायरेक्ट पाथवे को पढ़ा और इनडायरेक्ट पाथवे को पढ़ा, और उसके बाद जो है हमने देख लिया है कि नाइक्रोस्ट्राइएटल पाथवे किस तरह काम करते हैं। ठीक है, दिस इज़ अ शॉर्ट डायग्राम। अगर हम ब्रेन को देखें तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, कॉर्टेक्स है। ठीक है, ये कॉर्टेक्स है और ये कॉर्टेक्स से यहाँ पे हमारे ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन्स आ रहा है हमारे क्वाड्रेट और पोटामेन में। वहाँ से जो है ये हमारे ग्लूटामेट जो है स्टिमुलेट कर रहे हैं गबर्जिक न्यूरॉन्स को, और गबर्जिक न्यूरॉन जा रहे हैं अगर ग्लोबस पिलैटिस इंटरना में, वहाँ से जो फाइबर्स निकलते हैं वो इनहिबिट होंगे गाबा की वजह से, और फिर आगे जाके बाकी सारा पाथवे हैं। ठीक है, आई होप अभी ईजी होगा आप लोगों के लिए। अच्छा, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पार्किंसन डिजीज, अब देखते हैं क्या होता है। अब देखिए हमारा यहाँ पे सब्सटेंशिया नाइग्रा है और यहाँ से डोपामिनर्जिक फाइबर्स है, वो क्या हो रहा है, वो डैमेज है। अब यहाँ पे जो है डोपामिन हमारे पास रिलीज नहीं हो रहा। ठीक है, अब जब D2 रिसेप्टर है वो हमारे पास जी इनहिबिटरी है और D1 जो है वो स्टिमुलेटरी है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये वाले रिसेप्टर जो है, ये वाले यहाँ से ये इनहिबिट नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे ये D2 रिसेप्टर स्टिमुलेट नहीं हो रहा है, डोपामिन नहीं है हमारे पास, तो ये इनकी नेट इफेक्ट क्या होगा, स्टिमुलेशन। ठीक है, और ये D1 जो है जी स्टिमुलेटरी है, तो डोपामिन की वजह से ये स्टिमुलेट नहीं होंगे, तो नेट इफेक्ट क्या होगा जी, इनहिबिशन। तो ये वाले फाइबर हमारे इनहिबिट हो रहे हैं लेकिन ये वाले फाइबर्स हमारे स्टिमुलेट हो रहे हैं। अब देखते हैं इस वाले को, D1 वाले को, ये वाले फाइबर्स हमारे क्या हो गए जी, इनहिबिट हो गए हैं। अब ये गबर्जिक न्यूरॉन है, ये जा रहा है इधर इधर इंटरना में, ग्लोबस पिलाइडिस इंटरना में। अब ये यहाँ पे गाबा रिलीज नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे स्टिमुलेशन जो नहीं हुई है, तो ये गाबा रिलीज नहीं करेगा, तो नेट इफेक्ट क्या होगा जी, स्टिमुलेशन होगी। तो ये वाला गाबा गबर्जिक जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो निकल रहा है, ये फिर स्टिमुलेट होगा क्योंकि यहाँ पे गाबा रिलीज नहीं हो रहा है ताकि नेक्स्ट फाइबर को इनहिबिट करे। तो फाइनल जो है ये इनकी स्टिमुलेशन होगी और थैलेमस में यहाँ पे क्या करेगा, गाबा रिलीज़ करेगा, और जो गाबा रिलीज़ करेगा तो जो आगे फाइबर निकलता है जो कि हमारा ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन है, तो क्या होगा जी, ये इनहिबिट होगा और ये हमारे पास ग्लूटामेट रिलीज़ नहीं करेगा, और ग्लूटामेट नहीं रिलीज़ करेगा तो कॉर्टेक्स में जो सेल बॉडीज़ है वो स्टिमुलेट नहीं होंगे क्योंकि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। तो आगे जो मसल की तरफ फाइबर जा रहे हैं वो इनहिबिट होंगे, वो स्टिमुलेट नहीं होंगे बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ ग्लूटामेट, और फिर इनहिबिट मोटर मूवमेंट होगी, और इस तरह आपके जो मोटर मूवमेंट है, वॉलंटरी मूवमेंट्स, वो डिक्रीज हो जाएंगे एंड यू विल बी अनएबल टू मूव इवन, यू विल बी अनएबल टू मूव यूर मसल इवन। अभी जो हम वेट लिफ्टिंग करते हैं, जो हम वेट उठाते हैं, जो हम बाइसेप ट्राइसेप जो है इनकी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, शेप देते हैं, जो भी कुछ हम करते हैं, 60 में जाके ये हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ पार्किंसन डिजीज़ और बिकॉज ऑफ डैमेज ऑफ दिस न्यूरॉन फाइबर। इसी जब आप 60 के हो जाएंगे तो आपके ये वाले न्यूरॉन्स काम नहीं करेंगे, सॉरी टू से आपकी ये वाले न्यूरॉन्स आर नॉट वफादार। ठीक है, ये फिर जो है आपका साथ नहीं देंगे और ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और डोपामिन की डिफिशियंसी आएगी, और डोपामिन की डिफिशियंसी इस तरह आपको इफेक्ट कर रही है। देखिए यहाँ से लेकर ये देखिए ये सारा इधर जाके आपके इनहिबिट मोटर मूवमेंट। ठीक है, अच्छा इसको देखते हैं D2 को, D1 को तो हमने देख लिया। अच्छा D2 जी इनहिबिटरी है, तो जी इनहिबिटरी है तो ये इनहिबिट नहीं होगा सेल बिकॉज ऑफ डोपामिन डेफिशिएंसी, तो नेट इफेक्ट क्या होगा, स्टिमुलेशन।
अब ये वाला गाबार्जिक न्यूरॉन है, ये स्टिमुलेट होगा, जो इधर यहाँ पे गाबा रिलीज करेगा, और ये जो नेक्स्ट थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है गाबार्जिक, इसको स्टिमुलेट करेगा। अब ये वाला गाबार्जिक न्यूरॉन जो है ये क्या करेगा, गाबा रिलीज करेगा इधर, ठीक है जी। और ये गाबा रिलीज करेगा तो यहाँ पे ये स्टिमुलेशन का मतलब ये है कि इस पे एक्शन है, ये एक्चुअली इनहिबिट होगा ये सेल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गाबा रिलीज हो रहा है। तो गाबा रिलीज हो रहा है तो ये वाला सेल बॉडी इनहिबिट होगा, तो ये वाला फाइबर जो है आगे गाबा रिलीज नहीं करेगा। तो गाबा रिलीज नहीं करेगा तो ये वाला गबर्जिक न्यूरॉन जो है ये स्टिमुलेट होगा, क्योंकि गाबा जो रिलीज नहीं हो रहा है, जो इनहिबिशन यहाँ पे नहीं है गाबा की वजह से, तो गाबा नहीं है तो इनहिबिशन भी नहीं होगी ना यहाँ पे, तो ये वाला नेट इफेक्ट क्या होगा, स्टिमुलेशन होगी। तो ये गबर्जिक न्यूरॉन स्टिमुलेट होगा और यहाँ पे गाबा रिलीज करेगा, ठीक है। और गाबा रिलीज करके, गाबा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो आपका जो नेक्स्ट जाने वाला फाइबर है वो इनहिबिट होगा बिकॉज ऑफ गाबा, जो कि ग्लूटामिनर्जिक फाइबर है, तो ये ग्लूटामिनर्जिक फाइबर इनहिबिट होगा। आगे कॉर्टेक्स में ये ग्लूटामेट रिलीज नहीं करेगा जो कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो आपकी जो कॉर्टेक्स में जो मसल की तरफ जाने वाले फाइबर्स है वो इनहिबिट होंगे, और इस तरह आपका जो मोटर मूवमेंट है वो इनहिबिट होगा, ठीक है। सो दैट्स दिस इज़ ऑल अबाउट डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स, जो कि यहाँ से निकलते हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा में। ये फाइबर्स डिस्ट्रॉय नहीं होते, बल्कि इनके जो सेल बॉडीज़ हैं यहाँ पे वो डिस्ट्रॉय होते हैं, एज रिलेटेड इश्यूज हैं, ठीक है, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो यहाँ से जितने भी फाइबर्स ऊपर निकल रहे हैं वो सब क्या करते हैं, काम छोड़ देते हैं, वो काम नहीं करते, क्योंकि स्टिमुलेशन जो नहीं है, जो सेल बॉडीज़ है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द टिपिकल डायग्राम ऑफ पार्किंसन डिजीज़, जो कि पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता है जी, ये सबस्टेंशिया नाइग्रा में जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास ओवरऑल क्या होता है, डोपामिन की डेफिशिएंसी होती है। अब आप लोग ज़रा रिकॉल करें, जब डोपामिन नहीं बनेगा हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन नहीं बनेगा, डोपामिन की डेफिशिएंसी है जी, नॉरएपिनेफ्रिन की डेफिशिएंसी होगी। व्हाट आई वांट टू से कि हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो आउटफ्लो है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो अगर एक चीज़ डिक्रीज़ होगा तो दूसरा, अगर एक जो है क्या कर रहा है, सरेंडर कर रहा है, तो जो दूसरा वाला होगा वो डोमिनेंट होगा। तो अगर सिंपैथेटिक आपका सरेंडर कर रहा है तो आपका पैरासिम्पैथेटिक जो है वो ऊपर आएगा। तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन पार्किंसंस, के पार्किंसन में जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाती है डोपामिन की वजह से, ठीक है। एक डोपामिन की वजह से आपका जो पूरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ऊपर आ जाता है। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वी ऑल नो अबाउट पैरासिम्पैथेटिक एंड एसिटाइलकोलिन एंड इट्स एक्शंस ऑन द टारगेट ऑर्गन्स, कि वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करेगा, और फिर जो है मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिजिडिटी होगी, इस पेशेंट को क्या होगा, रिजिडिटी होगी, इस पेशेंट को रिजिडिटी और ट्रेमर्स होंगे, ठीक है। इसका एक निमोनिक है ट्रैप। ट्रैप में क्या होता है, ट्रैप टी से क्या आता है, टी से आता है जी ट्रेमर्स, ठीक है, और आर से आता है रिजिडिटी, और इसमें होती भी कॉगविल रिजिडिटी होती है, ठीक है। अगर फर्स्ट डायग्राम हम देखें, दिस वन, कॉगविल रिजिडिटी, यहाँ पे इसको रिजिडिटी होती है, कॉगविल रिजिडिटी इसको कहते हैं, या फिर लीड पाइप, अगर आप लोगों ने देखा हो, लीड पाइप की तरह इन पेशेंट में रिजिडिटी होती है। अगर आप लोग हॉस्पिटल में वार्ड में अगर आप लोग कोशिश करें, पार्किंसन वाले पेशेंट पड़े होते हैं, उनमें अगर आप लोग जो है टोन चेक करें, उसको उससे हाथ मिलाएं, उससे जो जॉइंट्स है वो चेक करें, वो स्टिफ होते हैं, कॉग व्हील रिजिडिटी होती है या लीड पाइप रिजिडिटी होती है, ठीक है। और उसके जो ट्रेमर्स होते हैं वो उसको कहते हैं रेस्टिंग ट्रेमर्स या पिन रोलिंग ट्रेमर्स। जिस तरह हम ये इंडेक्स फिंगर और थंब से हम जब पैसे गिनते हैं ना, जो हम ये दो फिंगर्स हम हमारे मूवमेंट में आता है, सेम इज द केस विद पार्किंसन डिजीज, ये दो इस तरह मलते हैं एक दूसरे के साथ, और ट्रेमर्स भी होते हैं, दिस इज टिपिकली सीन इन पार्किंसन डिजीज, ठीक है। और उस ट्रैप में थर्ड वन जो है ए आता है, TRAP, ए काइनेजिया होता है। ए काइनेजिया क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द स्टिफनेस, पेशेंट सही से जा नहीं सकता, ए काइनेजिया मूव सही नहीं कर पाता, ए काइनेजिया या फिर ब्रेडी काइनेजिया,
इनकी जो मूवमेंट है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। और पीछे आता है पोस्चरल इंस्टेबिलिटी या शफलिंग गैट। इसी रिजिडिटी की वजह से वो सही से जो है स्टेप भी नहीं ले सकता। अगर आप लोग यूट्यूब पे चेक करें, शफलिंग गैट होती है। ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। द गेट विच इज़ प्रेजेंट और विच कैन बी सीन इन पार्किंसन पेशेंट इज शफलिंग गेट, ठीक है। वो एक स्टेप पे दूसरे स्टेप, ये ऐसे लगते हैं आप तो जल्दी जल्दी स्टेप्स लेते हैं, लेकिन पार्किंसन वाला पेशेंट जो होगा वो स्टेप सही से नहीं ले सकता, ठीक है। वो उनकी बॉडी रिजिड होती है, स्टिफ होती है, ठीक है। तो दिस ट्रैप, द पेशेंट इज ट्रैप्ड वी कैन से, ओके। ट्रैपिंग होती है पेशेंट की, ट्रेमर्स होते हैं, रिजिडिटी होती है, काइनेज एंड पोस्चरल इंस्टेबिलिटी और शफलिंग गैट, ठीक है। सो लेट्स मूव। अच्छा, अच्छा, अब आते हैं फार्माकोलॉजी में। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब फार्माकोलॉजी आप लोगों के लिए बहुत इजी होगी अगर आप लोगों को ये डायग्राम्स याद हो और आप लोगों को पिछले लेक्चर्स याद हो। अब फार्माकोलॉजी को, डायग्राम को देखने से पहले अगर हम लोग रिकॉल्स करें, अगर हम लोग पिछले लेक्चर्स को रिकॉल करें, जब हमारे पास डोपामिन बन रहा था, ठीक है, और ये वेसिकल्स में जा रहे थे, डोपामिन यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे जो डोपा है, तो यहाँ पे उनकी डिस्ट्रक्शन हो रही थी। यहाँ पे कौन इनको डिस्ट्रॉय कर रहा था? मोनो एमाइन ऑक्सीडेज, ठीक है, ये इनको क्या कर रहे थे? डिस्ट्रॉय कर रहे थे। तो एक तो हमने इन पे काम कर रहे हैं, काम करना है, माओ पे काम करना है कि अगर इनको हम इनहिबिट करें, एक पहले से हमारे पास डोपामिन भाई कम है, पहले से हमारा नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे जो है वहाँ पे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो पहले से हमें मसला है। ऊपर से ये माओ भी बैठे हैं यहाँ पे, ये बिलियाँ भी बैठे हैं यहाँ पे, और यहाँ से क्या उठा रहा है? तैयार तैयार डोपामिन आपसे उठा रहा है। तो आपने इन बिलियों पे भी काम करना है, इन बिलियों को भी रास्तों से हटाना है, ठीक है। दूसरा ये कि जब हमारे पास डोपामीन बन रहे थे या नॉरएपिनेफ्रिन बन रहे थे, देखिए यहाँ पे भी बिलियाँ बैठी हैं, ठीक है, ये, ठीक है, ये जो नॉरएपिनेफ्रिन की रीअपटेक है, वो रीअपटेक को भी यहाँ पे इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट कर रहा है और फिर यूरिन में जो है एक्सक्रीट कर रहा है। तो ये वाली बिलियों पे भी आपने काम करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो साइनेप्सिस में एंजाइम्स थे, कैटाकल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, ये मिथाइल ग्रुप ऐड कर देते थे जब हम नॉरएपिनेफ्रिन बना रहे थे। वहाँ पे जब हमने नॉरएपिनेफ्रिन को निकाला साइनेप्सिस में, तो इस कैटाकल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज ने क्या किया? हमारे नॉरएपिनेफ्रिन को मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया था और मिथाइल ये इनएक्टिव कर दिया था। और जब ये इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स कर देते हैं, तो फिर ये हमारे जो नॉरएपिनेफ्रिन बने बनाए नॉरएपिनेफ्रिन को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं और यूरिन में एक्सक्रीट करते हैं। तो हमने इस पे भी काम करना है, इसका मुंह भी बंद करना है, इसको भी रास्ते से हटाना है, ताकि हमारे पास जो नॉरएपिनेफ्रिन बन है, क्योंकि हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम वो है डिस्टर्ब हुआ है, तो हमने नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज़ को भी इन्हांस करना है, ठीक है। तो हमने इन दो पे काम करना है, एक माओ पे और एक कैटेकल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज पे, इन पे भी काम करना है, ठीक है जी। उसके बाद हमने वो ड्रग्स देने हैं जो डायरेक्टली D1 और D2 पे जो है एक्ट करें, मतलब एगोनिस्ट भी हमने देने हैं। अगर हमारे पास तैयार डोपामीन आता है तो हमने वो भी देना है। किसी भी तरीके से जो है हमने डोपामीन बॉडी को देना है ताकि डोपामीन की डिफिशियंसी ना रहे। अच्छा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि पार्किंसन का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। पार्किंसन को जो भी हम ड्रग्स देंगे उनका बस सिर्फ ये इफेक्ट कि जो सिम्टम्स आ रहे हैं ना, वो फिर अप टू सम हाउ सबसाइड होंगे, बाकी इनका कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है। क्योंकि जो कंप्लीट जो है सब्सटेंशिया नाइग्रा की जो रिपेयर है वो पॉसिबल है नहीं कि वो न्यूरॉन हम दोबारा रिपेयर करें और वो जो है पहले की तरह हमारे लिए डोपामिन को प्रोड्यूस करें, वो हम कर नहीं सकते। तो जो चीज़ें हम बाहर से दे रहे हैं, हम तैयार डोपामिन दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम कब तक देते रहेंगे, ठीक है। तो जो हम डोपामिन देते हैं वो तो फिर ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम दोबारा देंगे, फिर हम दोबारा देंगे, इस तरह, ठीक है। तो फिर वो ख़त्म हो जाते हैं। वो नाइग्रोस्ट्राइडेटल पथवे तो है नहीं कि वो खुद काम करें, जब ज़रूरत हो जब ज़रूरत ना हो तो फिर
स्टॉप हो जाते हैं, जब ज़रूरत हो तो फिर ऑन हो जाते हैं और फिर डोपामिन रिलीज़ करते हैं। वो तो है नहीं, तो हम बार बार जो है बाहर से देंगे, और जब तक इफ़ेक्ट ड्रग मौजूद होगा तब तक इफ़ेक्ट होगा। जब ड्रग वो एलिमिनेट हो जाएंगे तब इफ़ेक्ट भी चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम तैयार डोपामीन दे सकते हैं। उसके बाद डोपामीन रिसेप्टर एगोनिस्ट है दे सकते हैं। ठीक है, हमने जो बिलिया बेटी हैं माओ, उनको उनको हटाना है, उनके इनहिबिटर्स हमने देने हैं। ठीक है, तो हमारे पास रिलीज जो है वो जो है बेहतर हो सकता है। उसके बाद जो कैटेकल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज है, कॉम्प्ट कॉम्प्ट इनहिबिटर हम दे सकते हैं, ताकि हमारे पास जो डिस्ट्रक्शन हो रही है वो इनहिबिटेड हो। ठीक है, तो देखते हैं आगे ये क्या क्या है। अच्छा जी, पहले हैं सबसे पहले लियोडोपा। लियोडोपा एंड कार्बिडोपा। अब लियोडोपा क्या है? लियोडोपा is a metabolic precursor of dopamine, and it restores dopaminergic neurotransmitter in the neostriatum by enhancing the synthesis of dopamine in the surviving neurons of the substantia nigra। अब ये लियोडोपा क्या करता है कि जो हमारे पास कुछ न्यूरॉन्स बचते हैं जो सरवाइव कर रहे हैं डोपामिनर्जिक न्यूरॉन सबस्टेंशिया नाइग्रा में, ये वहाँ जाके डोपामिन की सिंथेसिस को मज़ीद इन्हांस कर देते हैं। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि जो लीवोडोपा हम देते हैं इनकी डिस्ट्रक्शन होती है डोपामिन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की वजह से। यहाँ पे लिखा होगा, लेट्स रीड द टॉपिक। In early disease, the number of residual dopaminergic neurons in the substantia nigra, typically about 20% of normal, is adequate for conversion of levodopa to dopamine। अच्छा, जो levodopa हम देते हैं, जो अर्ली डिजीज़ में क्या होता है, कुछ ना कुछ न्यूरॉन्स हमारे बचते हैं, वहाँ जाके ये levodopa क्या करता है, डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है। जो न्यूरॉन डोपामिन को सिंथेसाइज कर रहा था, जो कर रहे थे, उन न्यूरॉन्स के अंदर जो है ये लीवोडोपा चला जाता है और वहाँ पे लीवोडोपा कन्वर्ट होता है डोपामीन के डोपामीन को, तो वो न्यूरॉन्स क्या रिलीज़ करेंगे, डोपामीन रिलीज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन आगे क्या होता है, इन न्यू पेशेंट द थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स टू लीवोडोपा इज कंसिस्टेंट। ठीक है, क्योंकि न्यू पेशेंट में क्या होता है, कुछ ना कुछ न्यूरॉन जो है सर्वाइव कर रहे होते हैं और वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं। एंड द पेशेंट रेयरली कंप्लेन्स दैट द ड्रग इफेक्ट्स वियर ऑफ। और ये पेशेंट रेयरली कंप्लेन करते हैं कि मतलब मैंने जो मेडिसिन कहे थे उसका तो इफेक्ट ही नहीं है। ये इसलिए इनका वियर ऑफ इफेक्ट नहीं होता कि उनके अंदर न्यूरॉन्स बचते हैं, उनके अंदर कुछ न्यूरॉन्स सर्वाइव कर रहे होते हैं, और फिर जब हम लीवोडोपा दे देते हैं तो उनके अंदर जो सर्वाइव कर रहे हैं उन न्यूरॉन्स के अंदर डोपामिन की जो सिंथेसिस है वो इन्हांस हो जाती है, और जो पेशेंट के सिम्टम्स है वो सबसाइड्स हो जाते हैं। तो अर्ली डिजीज़ में वियर ऑफ इफेक्ट जो है वो नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली विद द टाइम द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स डिक्रीजेज। जो न्यूरॉन्स सर्वाइव कर रहे थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एंड फीवर सेल्स आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग एक्सोजीनस एडमिनिस्ट्रेड लीवोडोपा टू डोपामिन। ठीक है, consequently motor control fluctuation develops। relief provided by levodopa is only symptomatic, मैंने पहले ही बता दिया, and it lasts only while the drug is present in the body। the effect of levodopa in the CNS can be greatly enhanced by co-administering with carbidopa। क्यों? क्योंकि कार्बिडोपा क्या करता है, डोपामिन डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर दैट डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, जो लीवोडोपा है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, लेकिन इनकी डिस्ट्रक्शन होती है पेरिफ्री में बाय डोपामिन डिकार्बोक्सिलेज। तो जब हम लीवोडोपा दे देते हैं तो फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उनकी डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए हम साथ में कार्बिडोपा भी दे देते हैं। और कार्बिडोपा क्या करता है, उस डी कार्बन डाइ सॉरी डोपा डिकार्बोक्सिलेज को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, तो इस वजह से लीवोडोपा की डिस्ट्रक्शन नहीं होगी। ठीक है, लीवोडोपा ल्यूडोपा डोपामीन, अच्छा डोपामीन डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, इसलिए हम सिंथेटिक डोपामीन नहीं दे सकते। ठीक है, तो लीवोडोपा हम देंगे बिकॉज इट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, और वो सिंथेसाइजिंग न्यूरॉन के अंदर जाके डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कार्बिडोपा जो है डोपामिन डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर है, एंड इट डिमिनिश मेटाबॉलिज्म ऑफ लियोडोपा इन द पेरिफेरी। ठीक है, ऑलरेडी एक्सप्लेन, thereby increasing the availability of levodopa to CNS। In addition of carbidopa lowers the dose of levodopa
needed by the 4 to 5 fold and consequently decrease the severity of the side effects arising from peripherally formed dopamine। ठीक है, ये देखिए ये डायग्राम है यहाँ पे लियोडोपा है। ठीक है, ये फिर यहाँ पे डोपा में कन्वर्ट होके जाके डोपा और डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है क्या होता है ये डिक्रीज मेटाबॉलिज्म इन पेरिफेरल टिश्यू डी डोपाटी कार्बोक्सिलेज की वजह से और डिक्रीज मेटाबॉलिज्म इन जीआई ट्रैक्ट, तो हमारे पास लियोडोपा की जो कंसंट्रेशन होगी वो कम हो जाएगी। अगर हम अकेले लियोडोपा देंगे तो साथ में हम कार्बिडोपा दे देते हैं और कार्बिडोपा इन इफेक्ट्स को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। जो डोपाटी कार्बोक्सिलेज एंजाइम पड़े हैं उनको इनहिबिट करते हैं और इस तरह लियोडोपा की डिस्ट्रक्शन नहीं होगी। तो ज़्यादा लियोडोपा जाएगा, ज़्यादा डोपा मिलेगा इस न्यूरॉन को और डोपामीन ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, इस न्यूरॉन के अंदर ये डोपामिनर्जिक न्यूरॉन है। अच्छा, उसके बाद है माओ इनहिबिटर्स। जो बिलिया बेटी है ना न्यूरॉन के अंदर, उसको हमने इनहिबिट करना है, ब्लॉक करना है, रास्ते से हटाना है। और उनके ड्रग्स जो है सिलिजिलिन और रेसिजिलिन है। ठीक है, सिलिजिलिन एंड रेसिजिलिन selectively inhibits monoamine oxidase type B metabolizes dopamine and at low to moderate doses। ठीक है, इट डज नॉट इनहिबिट माओ टाइप ए। अच्छा, माओ के भी टाइप्स होते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। जो हमारे सिलिजिलिन एंड रेसिजिलिन है वो टिपिकली इनहिबिट करते हैं माओ टाइप बी जो कि प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन के अंदर, एंड दे डू नॉट इनहिबिट माओ टाइप ए। वो क्या करते हैं, वो मेटाबोलाइज नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन को करते हैं। Unless given above recommended dose, where it loses its selectivity by decreasing the metabolism of dopamine, siligilin increasing dopamine levels in the brain. When siligilin is administered with levodopa, it enhances the action of levodopa and substantially reduce the required doses। वो इसलिए कि जो लीवोडोपा हम दे देते हैं और लीवोडोपा जाके डोपा में कन्वर्ट होकर डोपामीन बनाएंगे, तो यह डोपामीन फिर डिस्ट्रॉय होते हैं माओ की वजह से। तो अगर हमने माओ को भी इनहिबिट किया है, तो हम क्या करते हैं, हमने लीवोडोपा दिया, लीवोडोपा के साथ कार्बिडोपा दिया। अब कार्बिडोपा ने क्या किया, पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन को रोका, इनहिबिट किया, तो हमारे पास पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन ऑफ लीवोडोपा नहीं हो गई और फिर लीवोडोपा सेफली जो है पहुंच गया ब्रेन के अंदर। अब वो ब्रेन के अंदर सेफली पहुंच तो गया, वहाँ पे कन्वर्ट भी हो गया डोपामीन को, लेकिन वहाँ पे माओ बेटे हैं वो भी डिस्ट्रॉय करेंगे। तो हम कार्बिडोपा लियोडोपा के साथ हमने क्या दिया, सिलिजिनिन या रेसिजिलिन भी दे दिए। ठीक है, आगे पी लीजिए, आप लोग खुद पढ़ें। अच्छा, यहाँ पे ये डायग्राम को अगर आप देखें, यहाँ पे दिया है कि अगर हम लीवोडोपा देंगे माओ इनहिबिटर्स के साथ तो फिर हाइपरटेंसिव क्राइसिस ड्यू टू इंक्रीज कैटेकोलोमाइंस। वो ये है कि ये चीज़ें हम देंगे तो हमारे पास नेट नेट जो रिलीज़ होगा वो नॉरेपिनेफ्रिन नेट रिलीज़ होगी, नॉरेपिनेफ्रिन ज़्यादा होंगे और हमारे पास सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो आपको हाइपरटेंशन क्राइसिस हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो कॉम्प्ट हैं, जो साइनेप्सिस में इंजाइम्स बैठे हैं जो कि नॉरेपिनेफ्रिन को इनएक्टिव मेटाबॉलाइट्स में कन्वर्ट करते हैं, उनको भी हमने ब्लॉक करना है। ठीक है, उनके जो ड्रग्स है वो इंटेकापोन है और टॉलकेपोन है। ये क्या करता है, ये मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है और क्या करता है, मिथाइल डोपा बना देता है। ठीक है, नॉर्मली द मिथाइलेशन ऑफ लियोडोपा बाय कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज to 3-O-methyl dopa is minor pathway for levodopa metabolism. However, when peripheral dopamine decarboxylase activity inhibited by carbidopa, a significant concentration of 3-methyl dopa is formed that comes with levodopa for active transport to the CNS। ठीक है, ये क्या बनाता है, जो लीवोडोपा पहुंच जाता है साइनेप्सिस में या फिर न्यूरॉन सेल के नज़दीक, तो फिर ये मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है मिथाइल डोपा को और फिर इनको क्या बनाता है, मिथाइल डोपा का लीवोडोपा को मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है और ये
मिथाइल डोपा बना देता है, और मिथाइल डोपा जो है वो इफेक्टिव नहीं होता। ठीक है। अच्छा, इंटाकापोन and tolkapone selectively and reversibly inhibit कैटाकोलोमिथाइल ट्रांसफरेज। तो जब ये इनहिबिट हो जाए तो हमारे पास मिथाइल डोपा नहीं बनेंगे, लिवोडोपा सेफली जो है पहुंच जाएगा न्यूरॉन को। इनहिबिशन ऑफ कॉम्प्ट बाय दिस एजेंट लीड्स टू डिक्रीज प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ 3 ओ मिथाइल डोपा। ठीक है, ये नहीं बनेंगे फिर, एंड इंक्रीज सेंट्रल अपटेक ऑफ लिवोडोपा, एंड द ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ ब्रेन डोपामिन विल बी फॉर्म। बोथ ऑफ these agents reduce the symptoms of fearing of phenomena seen in the patient in levodopa carbidopa। ठीक है। टू ड्रग्स डिफर प्राइमरीली इन दियर फार्माकोलॉजी, ये आप लोग फिर पढ़ें, जो मुश्किल होगा फिर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, लिवोडोपा कार्बिडोपा दिया। ठीक है, तो पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन से हमने बचाया लिवोडोपा को। लिवोडोपा पहुंच गया वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे माओ बैठे थे, तो माओ को इनहिबिट किया हमने सिलिजिलिन रिसिजिलिन के साथ। ठीक है, तो जो इन न्यूरो रिलीज़ हो रहे थे या जो पहुंच रहे थे उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती थी, मिथाइल डोपा बना रहे थे कॉम्प्ट, तो हमने कॉम्प्ट को भी इनहिबिट किया इंटाकेपॉन और टोलकेपॉन के साथ। तो अभी जो है हमारे पास रेडीमेड या जो फॉर्मेशन ऑफ न्यूरो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है। ठीक है, ये एडमिनिस्टर लिवोडोपा है, ये आगे लिवोडोपा जा रहा है, और ये कॉम्प्ट इनको क्या कर रहा है, त्रिमिथाइल डोपा बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देंगे इसको, अगर हम इनहिबिट करेंगे तो हमने टोलकेपॉन देना है या इंटेकापॉन देना है। ठीक है, जो पेरिफेरल जीआई ट्रैक या पेरिफेरल टिश्यू में लिवोडोपा की डिस्ट्रक्शन हो रही है उनको हमने इनहिबिट किया है कार्बिडोपा के साथ। ठीक है, ये देखें, ये नॉर्मल यहाँ पे इंटेकापोन दिया है तो वो इसको इनहिबिट कर रहा है, और यहाँ पे कार्बिडोपा इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, इस तरह जो है डोपा हम सीएनएस में ज़्यादा अवेलेबल होगा। उसके बाद है डोपामिन एगोनिस्ट, रिसेप्टर एगोनिस्ट। उसमें सबसे पहले आता है ब्रोमोक्रेप्टेन, ये एर्गोटोल्कलाइड है, डेरिवेटिव है। नॉन आर्गो ड्रग्स में आता है रोपिरिनॉल। ठीक है, या प्रोमिपेक्सिल, रोटिगोटीन, and the newer agents apomorphine। ठीक है, these agents have a longer duration of action than that of levodopa। लिवोडोपा को पहुंचना होता है, इन सब को क्रॉस, इन सब स्टेजेस को फेस करना होता है लिवोडोपा को, तो इससे अच्छा नहीं है हम डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट दे दें। ठीक है, तो ये भी देते हैं हम, एंड और इफेक्टिव इन पेशेंट एग्जिबिटिंग फ्लक्चुएशन इन द रिस्पॉन्स टू लिवोडोपा। Initial therapy with these drugs is associated with less risk of developing dyskinesia and motor fluctuations as compared to patients starting on levodopa. Bromocriptine, pramipixel, and ropinirole are effective in patients with Parkinson's disease complicated by motor fluctuations and dyskinesias. However, these drugs are ineffective in patients who have not responded to levodopa। तो जाहिर सी बात है, अगर लियोडोपा को भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि इनके रिसेप्टर्स ही ठीक नहीं है, तो हम एगोनिस्ट भी देने की ज़रूरत नहीं है। एपोमोर्फिन इज एन इंजेक्टेबल डोपामीन agonist that is used in severe and advanced stages of disease to supplement oral medications. Side effects severely limit the utility of dopamine agonists। उसके बाद है अमंटाडीन। अमंटाडीन इज़ एक्चुअली अ वायरल ड्रग, और ये हम इन्फ्लुएंज़ा में देते हैं, ट्रीट इन्फ्लुएंज़ा, लेकिन इनका जो इफ़ेक्ट है वो एंटी मस्करिनिक इफ़ेक्ट है। ठीक है, और हमने पहले ही पढ़ा था कि पार्किंसन डिजीज़ में सिंपैथेटिक डाउन हो जाता है और पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंट हो जाता है, तो पैरासिम्पैथेटिक की इनहिबिशन के लिए अमांटाडीन देते हैं। ठीक है, इट हैज़ एन एंटी पार्किंसन एक्शन। अमांटाडीन हैज़ several effects on a number of neurotransmitters uh, implicated in Parkinsonism, including increasing the release of dopamine, blocking cholinergic receptors, and inhibited NAMDA receptors। NAMDA receptor ये वो होते हैं टाइप ऑफ ग्लूटामेट रिसेप्टर्स है। ठीक है, current evidence supports action at NAMDA receptors
as the primary actions at therapeutic concentrations. If dopamine release is already at maximum, amantadine has no effect. ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर डोपामीन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है तो वो कंपेंसेट करेगा ना, तो फिर कोलिनर्जिक को कॉम्पेंसेट करेगा। कोलिनर्जिक गालिब नहीं आएगा, डोमिनेंट नहीं होगा, तो फिर यहाँ पे एमेंटाडीन देने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। सो द ड्रग में काज रेस्टलेसनेस, एजिटेशन, confusion एंड hallucinations एट हाई डोजेस इट में इंड्यूस एक्यूट टॉक्सिक साइकोसिस। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकता है, ठीक है। Urinary retention, peripheral edema, and dry mouth may also occur. Amantadine is less efficacious than levodopa, जाहिर सी बात है, and tolerance develops more readily. However, amantadine has fewer side effects. उसके बाद है एंटी मस्करिनिक एजेंट्स है। एंटी मस्करिनिक एजेंट्स आर लेस efficacious than levodopa and play only adjuvant role in antiparkinson therapy. The action of benztropine हमने पढ़ा था कि मस्करिनिक एंटागोनिस्ट में हमने पढ़ा ट्राईहेक्सिफेनिडिल है, ठीक है, प्रोसाइक्लिडीन है एंड बाइपेरिडीन है, are similar, although individual patient may respond more favorably to one drug. Blockage of cholinergic transmission produce effects similar to augmentation to dopaminergic transmission. जो रिजिडिटी होगी, जो ट्रेमर्स होंगे, उसमें फिर बेहतरी आएगी, ठीक है, क्योंकि मस्करिनिक इफेक्ट कम होंगे, सिंस इट हेल्प्स टू करेक्ट द इम्बैलेंस इन द dopaminergic and acetylcholine ratio. These agents can induce mood changes and produce xerostomia, क्यों ये एंटीकोलिनर्जिक है, ठीक है। कोलिनर्जिक जो है वो सिक्रीशन को इंक्रीज करते हैं, एंटीकोलिनर्जिक को वो जो है सिक्रीशन को डिक्रीज करते हैं, तो वो जीरोस्टोमिया, ड्राइनेस ऑफ माउथ कॉज कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकता है, क्योंकि जो एगोनिस्ट है वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाते हैं, M3 रिसेप्टर है इंटेस्टाइन्स पे, तो यहाँ पे एंटीकोलिनर्जिक हम दे रहे हैं तो मोटिलिटी कम होगी, तो कॉन्स्टिपेशन होगी, विजुअल प्रॉब्लम्स होंगे, of typical of muscarinic blockers, they interfere with gastrointestinal peristalsis, तो हमारे पास वो होगा, मोटिलिटी डिक्रीज होगी, एंड आर contraindicated in patient with glaucoma, prostatic hyperplasia and pyloric stenosis, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ के जो पाथवेज है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग बार बार देखें ताकि आप लोगों को जो है ट्रीटमेंट है वो फिर इजी हो, वो जो फार्माकोलॉजी है, और जो ड्रग्स हैं वो आप लोगों को मैकेनिज़्म वाइज याद हो और सीक्वेंस वाइज याद हो। पहले हमने लीवोडोपा क्यों दिया, कार्बिडोपा क्यों दिया, फिर हमने माओ इनहिबिटर्स क्यों दिए टाइप बी के जो है, फिर उसके बाद हमने कॉम्प्ट को इनहिबिट किया, कैटाकोल और मिथाइल ट्रांसफरेज को इनहिबिट किया, फिर उसके बाद हमने सोचा कि हम रिसेप्टर एगोनिस्ट भी दे सकते हैं, तो हमने रिसेप्टर एगोनिस्ट भी दे दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की जो डोमिनेंसी है उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं, तो हमने एमांटाडिन भी दिया और एंटीकोलिनर्जिक बेंस्ट्रोपिन जो है वो भी दे दिए, ठीक है जी। So that was all about Parkinson disease. Next topic will be Alzheimer disease. Okay, thank you. Allah Hafiz.